मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज एटम। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल होता है जिसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, और जिसके अंदर सारे मैटर के सारे गुण प्रेजेंट होते हैं, उसको कहा जाता है एटम। अब एटम के अंदर क्या है, उसके इंटायर के अंदर क्या है, वो कैसे मिलके बना है, उसके बारे में कि भाई ये तो पता है कि चार्ज कैरियर जो होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है एटम के अंदर, वो इक्वल होता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसके लिए अलग अलग मॉडल तैयार किए गए, बताए गए थे। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल, या जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, या जिसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो है ना वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द, नेगेटिव चार्ज इज entirely distributed in the positive charge such that the seeds in the watermelon, जैसे हमने नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे यहाँ दे दिया और ये बीच में पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। इट कंसिस्ट इक्वल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसकी खासियत थी वाटरमेलन मॉडल, थॉमसन मॉडल। लेकिन अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन थी इसकी कि भाई इसने ये नहीं बताया कि ये जो मास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द एटम कैसे है, डज नॉट एक्सप्लेन द मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मास जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बराबर हैं। ठीक है, और एक प्रोटॉन का मास mp है। ठीक है, मान लिया कि z प्रोटॉन है तो z ही इलेक्ट्रॉन है, और एक प्रोटॉन का मास mp है तो zmp हो गया प्रोटॉन्स का मास, और zme हो गया इलेक्ट्रॉन्स का मास। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत समाल होता है प्रोटॉन के मास से, और जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमें प्रोटॉन्स के लगभग डबल से भी ज़्यादा मिलता है थोड़ा सा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए z, एक प्रोटॉन का मास mp, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास हो गया zmp। इसको 2 से गुणा करो, उससे भी कुछ ज़्यादा मास हमें मिलता है एटम का, जबकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास 10 ग्राम है, एक प्रोटॉन का मास 20 ग्राम है, तो मास तो हमें मिलता है 20 दूनी 40। मान ले 10 प्रोटॉन हो तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। प्रोटॉन टोटल एटम का मास जो है ना वो 40 ग्राम के करीब मिलता है, और होना चाहिए कितना, 20 प्लस में 30। मतलब एक प्रोटॉन का मास कितना था, 20 ग्राम, तो 10 प्रोटॉन्स का मास कितना हो गया, 200 ग्राम, और एक इलेक्ट्रॉन का मास हमने लिया 10 ग्राम, तो उसका मास कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो गया, 100 ग्राम। तो होना तो चाहिए 300, लेकिन मिलता है 200 का भी डबल, 400। मतलब 400 के करीब है ना उसका वजन मिलता है। ठीक है, और इसमें होना चाहिए 300 के करीब। तो ये मास कहाँ गया, कहाँ से आया इतना मास, उसके बारे में इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और ना ही उसने बताया स्पेक्ट्रम के बारे में। डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रम, कि जो एटम्स होते हैं उनमें से कौन से रेडिएशन निकलेंगे, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में फॉल होंगे। तो ऐसे करके ये मॉडल हो गया फेल। ठीक है, फिर उसके बाद आया है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, ये इसमें एक साइंटिस्ट का और नाम है, इसमें रदरफोर्ड के साथ कंडन है या और है, देखना क्या नाम है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के साथ एक नाम और होगा, है
हाँ, लेनार्ड जो है क्या है उसकी, हाँ, तो ये मॉडल भी बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया कि जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक फॉयल ले ली, यानी कि पतली पन्नी, छोटी फॉयल पन्नी टाइप की, एक पेज जैसे होता है ना हमारा एक पेज, वो एक फॉयल ही है। तो एक फॉयल ली जिसकी जो थिकनेस थी वो एटम के साइज़ की थी, मतलब साइज ऑफ एटम लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है, यानी कि 10⁻10 मीटर के करीब होता है एटम का साइज। तो इस साइज के गोल्ड फॉयल ली एंड बम्बार्डेड ए बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉयल। इस गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी उसने, ठीक है। तो उसने देखा, ही ऑब्जर्व दैट, ये उसकी ऑब्जर्वेशन में आएगा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है पासिस अनडेविएटेड, उसमें से एक बहुत से पार्टिकल जो है ना वो अनडेविएट पास हो गए। ये पार्टिकल जो ऊपर वाले थे ये अनडेविएट पास हो रहे हैं, मतलब ये इनका डेविएशन नहीं हुआ। फ्यू पार्टिकल्स डेविएट एट अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री और 90 के बीच में, यानी कि 90 से कम। कुछ पार्टिकल जो हैं वो अक्यूट एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट वो हो गए। हाँ सर, ज़्यादातर पार्टिकल अनडेविएटेड पास हुए, जैसे ये पार्टिकल अनडेविएटेड है, मतलब इसमें ये सीधा ही चला गया, ये मुड़ा नहीं किधर भी। फिर कुछ पार्टिकल अक्यूट एंगल पे वो डेविएट हुए। कुछ एक पार्टिकल जो थे, ये पार्टिकल तो चलो ऐसे है, ये पार्टिकल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल पे, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री के ऊपर डेविएट हो गया। इसी तरह यहाँ से करेंगे हम कि ये पार्टिकल जो है ना ये 90 डिग्री पे डेविएट हो गया, 90 से ज़्यादा। और कुछ एक पार्टिकल, यानी कि 1 in 8000, 8000 में कोई एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पे डेविएट हुआ, यानी कि ये वापस मुड़ गया यहाँ से। तो उसने एक रीजन ट्रेस किया, मतलब एक एरिया निकाला कि भाई इस एरिया के अकॉर्डिंग जो है ना ये एक ऐसा रीजन है कि इस रीजन के जितना नज़दीक कोई पार्टिकल आया ना वो उतना ही मुड़ गया। इस रीजन के पास जितना भी पार्टिकल, इससे जितनी दूरी पे कोई पार्टिकल था वो तो सीधा गया, और जो पार्टिकल इसके नज़दीक होता गया वो उतना ही मुड़ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, इस रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेट है सारा। क्यों? बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है। तो इसका मतलब एक भी अल्फा पार्टिकल इस रीजन में से पास नहीं हुआ। It means the total positive charge of the atom is concentrated in this region. Therefore, he called this region as a nucleus. उसको उसने नाम दिया कि इस रीजन को हम न्यूक्लियस कहेंगे, where the total positive charge of the atom is concentrated, जिसमें एक सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेट है। ऑब्जर्वेशन समझ में आई? ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग और एंगल ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस टाइप का आता है, इस टाइप का ग्राफ आएगा ऐसे कि लगभग जो है ये थीटा है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो बिल्कुल 0 डिग्री पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, 0 डिग्री एंगल से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या घटती चली जाएगी स्कैटरिंग के लिए। और 180 डिग्री जैसे होगा तो बहुत कम पार्टिकल आएंगे जो 180 डिग्री पे स्कैटर होंगे। ये ग्राफ है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अब उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि एवरी एटम कंसिस्ट ए सेंट्रल कोर या रीजन
consist a central core in which whole positive charge of the atom is concentrated, जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है कंसंट्रेट है। इन विच होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, जिसमें एटम का सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको कहा उसने न्यूक्लियस। ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस, उसको कहेंगे, उसको न्यूक्लियस कहेंगे। ऑल नेगेटिव पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। दो पॉइंट आए समझ में। तीसरा है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी छोड़ रहे हैं, और ये सर्कुलर सेल जब अपनी सर्कुलर सेल चेंज करते हैं ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके बारे में उसने बताया कि जो अगर एटम्स में से रेडिएशन निकल रहे हैं तो या तो वो कंटिन्यूसली मूव करते हुए अपनी एनर्जी छोड़ रहे हैं, या फिर वो अपने सेल्स को चेंज करते हैं तब एनर्जी छोड़ते हैं। लेकिन ये दो पॉइंट क्लियर हुए यहाँ से रुदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। और दो उसने फिर डेफिनेशन दी। कौन कौन सी दो डेफिनेशन मिली? पहली डेफिनेशन तो मिली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि न्यूक्लियस का साइज निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो पहली डेफिनेशन तो इसकी मिली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होती है कि जैसे ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का रेडियस इसी से डिफाइन किया गया है कि भाई कोई भी जो मान लीजिए न्यूक्लियस का सेंटर है, तो जो अल्फा पार्टिकल इसके बिल्कुल सिधाई में आया ना, इसके सेंटर की लाइन के ऊपर आया, वो इसके सेंटर से लगभग कितनी दूरी तक इसके नज़दीक पहुंचा। मतलब ये पार्टिकल ये बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर है, तो ये इस न्यूक्लियस के सेंटर से कितनी नज़दीक जो है ना पहुंच सका, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, अप टू विच एन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल ऑन सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, रिचेज जहाँ तक वो पहुँचता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट which the alpha particle, incident alpha particle on central line, central axis या central line of the nucleus reaches, पहुंचता है। जिस लाइन तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा, कितनी डिस्टेंस तक न्यूक्लियस के सेंटर से कितनी डिस्टेंस तक कोई अल्फा पार्टिकल पहुंच पाया, जो बिल्कुल 180 डिग्री पे हेड ऑन कोलिजन। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस at which an alpha particle takes place head on collision reaches, जहाँ तक जो बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर आ रहा है, जिसका 180 डिग्री के ऊपर डेविएशन हुआ था, वो इसके सेंटर से लगभग कितनी दूरी तक पहुँच सका, उस डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये सिंपल है कि भाई यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस पॉइंट तक ये पहुंच सके और उसके बाद ये मुड़ गया, यानी कि 180 डिग्री का डेविएशन हो गया। ऐसे आया और फिर ये वापस चला गया, तो ये 180 डिग्री पे मुड़ गया वापस इंसिडेंट डायरेक्शन से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब ये पार्टिकल मुड़ेगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
इसको रिपेल कौन करेगा? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, अब हमने मान लिया कि Z इज द एटॉमिक नंबर, तो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ये क्या 1 मान लेते हैं प्लस का Ze, और चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल ये है एल्फा पार्टिकल, इसको ये होंगे, ये होता है 2e के बराबर, क्या 1 क्या 2। और मान लिया कि R0 इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो आगे जाके लगभग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बनेगी। तो R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या 1 क्या 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर नहीं R, ये होती है क्या 1 क्या 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। अब ये इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्या 1 की जगह तो रखेंगे Ze इंटू 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, तो u की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके बराबर होनी चाहिए? इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली है ई के, ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी 2Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी कि E, तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो R0 की वैल्यू ये आ जाएगी 2Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। ये है एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम का यूज़ करें हम, उसके लिए Z की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू यूज़ करें, और काइनेटिक एनर्जी तो वैसे कितनी मानने अल्फा पार्टिकल की अगर रखते हैं तो लगभग इसकी जो इसका जो ऑर्डर आता है वो 10 की -15 मीटर का आता है, यानी कि 1 फर्मी का। ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी। ठीक है, आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में? भाई ये जो पार्टिकल जिसका 180 पे डेविएशन हुआ है वही सबसे नज़दीक पहुंचेगा न्यूक्लियस के, बाकी तो दूर से मुड़ रहे हैं। तो ये कितनी नज़दीक तक पहुंचा उसको डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच। अब है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है चोट, यानी कि उसके ऊपर जो चोट लगी है, प्रभाव हुआ है उसका अल्फा पार्टिकल का, वो कैसे मेजर किया जाए कि ये अल्फा पार्टिकल जो है इतनी पास से गुजरेगा, इतना प्रभाव डालेगा या इसके ऊपर इतना प्रभाव गिरेगा। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the central line of the nucleus, central line of nucleus and velocity vector of incident alpha particle, velocity vector of a incident alpha particle उसको कहा जाता है इस कार्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, उसको कहेंगे हम इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये था एटम, ये था न्यूक्लियस, ये है उसका सेंटर, तो ये होगी इसकी सेंटर लाइन। अब इस लाइन से जितना ऊपर से कोई पार्टिकल जाएगा ना वो सीधा जाएगा, जितना नज़दीक होगा वो मुड़ेगा और ऐसे, और बीच में आएगा वो।
तो ये पार्टिकल जो है ना इस सेंट्रल लाइन से इतनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर था, इसकी इंसिडेंट डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी वेक्टर और इसके बीच की दूरी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस घटती जा रही है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया गया है कि B इज इक्वल टू kz² अपॉन में E काइनेटिक एनर्जी या 1/2 mv² cot θ/2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है E, और K की जगह 1/4πε0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ze² ऊपर cot θ/2 और नीचे हो जाएगा 4πε0 इंटू E। ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। अब थीटा बढ़ेगा तो कोट की वैल्यू घटती है, देख लो चाहे थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो कोट की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता है इनिशियल डायरेक्शन से। इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये है, देखो यहाँ इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये था, इसका ये था और इसका ये है। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर घट रहा है और वही यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस हैं। इसने कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना ऑर्बिट चेंज करता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट, जैसे इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है ऑर्बिट का, r2 से r1 में, r1 से r2 में जाता है ना तो रेडिएशन निकलेगा और उसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर होगी। लेकिन ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एक ही ऑर्बिट वाले के लिए। बाकी और एटम्स के लिए, हायर एटम्स के लिए इसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हुआ। इसने भी मास जो है, मास इनइक्वलिटी है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई ये जो मास इक्वल कैसे होगा, क्योंकि सारे प्रोटॉन चार्ज कैरियर, तो सारे प्रोटॉन जो है वो किस में है, न्यूक्लियस में है, और मास होना चाहिए डबल, तो वो कैसे हुआ। न्यूक्लियस का मास तो ZmP के बराबर होना चाहिए, इसका मास जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ZmP के बराबर, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में है, लेकिन न्यूक्लियस का मास जो है ना वो डबल मिलता है। तो इसका कारण क्या है, तो मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मास ऑफ द न्यूक्लियस और एटम, ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसने स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई जो अलग अलग रेडिएशन निकलते हैं वो क्यों निकलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है। देयरफॉर द स्पेक्ट्रम शुड बी ऑफ द कंटिन्यूस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जो रेडिएशन निकलेंगे वो कंटिन्यूस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज फाउंड टू बी डिस्क्रीट, मतलब हमने मिलेंगी स्पेक्ट्रल सीरीज, जो आगे पढ़ेंगे बोर मॉडल के बाद हमें स्पेक्ट्रम सीरीज मिलेंगी, बीच में कट मिलेगा। ठीक है, जैसे एफएम के अंदर होता है सीधा फ्रीक्वेंसी का गैप मिलेगा, जैसे 9.1 के ऊपर रेडियोसिटी तो उसके बाद 3.5, बीच में एक आध चैनल आता, नहीं तो कोई चैनल नहीं आता। तो वो जो गैप होता है वो डिस्क्रीट है, मतलब गैप है। तो स्पेक्ट्रम हमें डिस्क्रीट मिलता है, उसका क्या कारण है ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस एनर्जी छोड़ रहा है, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है ना घूमता घूमता जो है, यानी कि कंटिन्यूसली ड्यू टू द कंटिन्यूस इमिशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट कैन इमर्ज इन द न्यूक्लियस। कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन था, इसकी एनर्जी धीरे धीरे घटती जा रही है और ये कुछ टाइम के बाद किस में मिल जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। बट एवरी एटम इज फाउंड टू बी स्टेबल, स्टेबिलिटी इज फाउंड टू बी इन द एटम्स। एटम्स के अंदर हमें स्टेबिलिटी मिलती है।
हर एक एटम स्टेबल का मतलब होता है कि वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर ही घूमते रहते हैं। वो रिएक्शन वाली स्टेबिलिटी अलग होती है, वो एक्सप्लेन करेंगे अगले पार्ट में। न्यूक्लियस उसमें वाले में रेडिएशन जो इमिट हो रहे हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी के लिए उसने रेडिएशन छोड़ने पड़ते हैं, टूटना भी पड़ता है और जुड़ना भी पड़ता है। वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड होता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस स्टेबिलिटी की बात हो रही है वो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर परमानेंट नहीं रहते, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी छोड़ रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो इस न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने पैटर्न बताया था कि भाई अंदर न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं बाहर सेल्स के अंदर। तो ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, ना तो स्पेक्ट्रम के बारे में, ना ही मास के बारे में, और ना ही जो इलेक्ट्रॉन जो मॉडल था, एटम मॉडल था, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में उसने नहीं बताया। तो ये उसकी लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। एक मॉडल कंप्लीट हो चुका है, जो नेक्स्ट आएगा वो बोर मॉडल आएगा।